And at the moment with us, I think he's in a hurry. Everybody is in a hurry these days. यार हर एक कोई जल्दी में रहता है आजकल। गणेश खानकर साहब, गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम सर। मोदी जी बोलते हैं जय सिया राम। उन्होंने खुद जाकर के अयोध्या में जब पिछली बार गए थे तो उन्होंने बोला था जय सिया राम बोला करो, सीता जी के बिना श्री राम का नाम अधूरा है, तो हमेशा जय सिया राम। लेकिन फिर भी आप इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं सर आजकल, क्या बात है? आप बड़ी जल्दी में मैंने सुना। नहीं, क्या है कि सर आज पार्टी की 9 बजे मीटिंग है हमारी, पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारियों की बैठक है जी। उसके लिए मुझे 8:50 पर फ्री होना पड़ेगा, वहां पे ज्वाइन होना है जी। वंडरफुल, वंडरफुल सर। अच्छा ये बता दें, अच्छा नागपुर से आए हैं जी। आगे नागपुर में भी तो मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई वहाँ नागपुर में भी। बस वही समाप्त करके आए हैं और आज कुछ अलग विषय होगा, इसलिए आज भी पूरे महाराष्ट्र की ऑनलाइन मीटिंग है। सो नागपुर में क्या रहा सर, कुछ बताएंगे सर हमारे दर्शकों को, अगर कुछ अगर बता सकते हैं तो। पार्टी की जनरल मीटिंग थी, आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में, जो विकसित भारत यात्रा चल रही है और बहुत सारे जो विषय अभी आ रहे हैं, फिर चुनाव की तैयारी, इन विषयों को लेकर हमारी बैठक थी जी। और उस बैठक में क्या तय हुआ? हर साल ये जब विंटर सेशन होता है तो नागपुर में महाराष्ट्र के कार्यकारिणी की बैठक होती है जी। ये हर साल होती है। हमारी साल में महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति की 3 से 4 बैठकें होती है हर 3 या 4 महीने के बाद, तो उसमें से ये एक बैठक नागपुर में होती है, वो कल हुई हमारी। सो इन प्रिंसिपल क्या तय हुआ सर कि 48 सीटों में पार्लियामेंट की भारतीय जनता पार्टी कितने लड़ने वाली है सर? 30, 40, 45 कितनी? सर हम तो 48 के 48 सीटें लड़ रहे हैं सर। महायुति में है, कुछ सीटें हम शिंदे गुट को देंगे, यानी जो शिवसेना है शिंदे, फिर सर शिवसेना तो एक ही है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक ही शिवसेना है। हाँ, तो बस उनको ही हम, उनके साथ ही हम लड़ेंगे, तो जो भी सीट वो लड़ने वाले होंगे तो हम उनके ही साथ लड़ने वाले। तो 48 के 48 सीटें हमें लड़नी है और हमें जीतनी है। I noticed you don't mention the NCP. आप अजीब मैं वही कह रहा था। तो एनसीपी को भी कुछ सीटें जाएगी, भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से उसमें मेजर सीट्स लड़ेगी, तो 48 के 48 सीटें हमें लड़नी है, ये संदेश लेकर हम कल वहां से निकले। जो शिवसेना लड़ेगी, जो एनसीपी लड़ेगी, वो हमारी सीटें है, भले उनके उम्मीदवार हो, लेकिन ये हमें जीत कर लाना है। दिल्ली में जितने ज्यादा एमपी जब महाराष्ट्र से भेजे, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, ये संदेश हमें कल मिला है। तो सिंबल एक ही रहेगा सर कि अलग अलग सिंबल पे लड़ेंगे? हर पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी कि या सिर्फ कमल के फूल पे लड़ेगी? देखिए ऐसा है कि राजीव जी, लक्ष्मी जब भी आती है वो कमल के फूल पर ही आती है, लेकिन हर किसी का अपना एक अस्तित्व है जी। तो हम उस अस्तित्व के साथ ही लड़ेंगे, जो उनका है वो उनके साथ है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 48 के 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में लड़ेंगे, इतना मैं आपको बता रहा हूं। जो पार्टी निर्णय करेगी, भाई ये सीट ये हमारे सहयोगी लड़ने वाले, वो पार्टी का जो भी निर्णय होगा पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो गणेश खानकर जी, अब ये भी बता दें, लेट्स गेट दिस थिंग आउट ऑफ द वे, दिस इज द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे। सर इस विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में टोटल 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सस्पेंड हुए हैं। आज की तारीख में 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं। सर इतनी सस्पेंशन करने की आवश्यकता है? 46 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, 46 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंडेड। सर दिस लुक्स लाइक अ बिट मच। ऐसा है राजीव जी, ऐसा है, आपको याद होगा तो 1998 में जब अटल जी की सरकार एक मत से गिरी थी, एक मत से जी, उस समय जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, उस समय लालू जी का भाषण आप याद कीजिए सर जी। उस समय लालू जी ने जिस भाषा का मजाकिया अंदाज में उन्होंने उपयोग किया था, जिस तरह से अटल जी को उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने कहा था आप एक बार प्रधानमंत्री हो गए, अब तो 2 बार हो गए, अब चले जाइए, अब जाने का समय हो गया आपका। या नीतीश कुमार जी के बारे में उनकी स्टेटमेंट थी, इस सबके दांत तो मुंह में है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है।
फिर उन्होंने आडवाणी जी के बारे में कुछ बातें कही थी। देखिए, उस समय अपनी बात कहने का एक लहजा था, एक विषय था, एक अंदाज में लोग बात कहते थे। अपनी बात भी कहना है, लेकिन किसी को हम आहत नहीं करते थे। ममता बनर्जी के साथ उनकी जो नोकझोंक है आप देखेंगे यूट्यूब पर तो बार बार चलती है। उन्होंने कहा कि आपने रेल मंत्रालय मांगा था, फिर ममता जी कहती है कि नहीं, तो नहीं मांगा तो नहीं देंगे, जाओ। तो ये ऐसी बात उस समय चली थी। अभी जिस भाषा का प्रयोग संसद में हो रहा है, जिस तरह से बात की जाती है, वो बहुत ही अलग है। देखिए, संसद पर जो विषय चलते हैं या संसद में जो युवकों ने काम किया, उसके बारे में रक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया। संसद के जो स्पीकर है उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि उसके लिए बात करने का तरीका है और मैं पार्टी के प्रमुख नेताओं से खुद बात करूंगा, जाहिर रूप से यहाँ पर बात न करे ऐसी मेरी मंशा है। और उन्होंने सही भी कहा कि देखिए, हमारा जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो दुनिया के कई देशों में देखा जाता है, एक लाइव डेमोक्रेसी का हमारा जीवंत उदाहरण है। लेकिन उसके बावजूद जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरह से आज टारगेट किया जा रहा है, और ये मानो एक तय करके कि मानो संसद की कार्यवाही को हम चलने ही नहीं देंगे। मुझे पता है कि इसलिए नहीं चलने देंगे कि आगे जो विषय आने वाले हैं वो उनके लिए कुछ अड़चने ला सकते हैं या उनकी कुछ दिक्कतें हो सकती है, वो संसद की कार्यवाही चलने नहीं देते। राजीव जी, मैं एक ये बात कह सकता हूँ, देखिए, हम जो कह रहे आप उस पर भी भरोसा मत कीजिए, कम से कम देश की जनता पर तो भरोसा कीजिए कि देश की जनता कुछ देख रही है, कुछ बातों का निर्णय उन्हें तो करना दीजिए। हम शायद गलत हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि देश की जनता अपना फैसला करेगी? जिस तरह से अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कुछ सांसद करते हैं, क्या वो ठीक है? गणेश जी, ठीक है? गणेश जी, द पॉइंट इज कांग्रेस का 4 डिमांड है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टू रिप्लाई। अमित शाह इनफैक्ट अर्लियर था उनका कि he has to resign, राहुल गांधी जी he has to resign। now let him at least होम मिनिस्टर रिप्लाई तो आने दो। बोले कि we need a discussion on security of the entire country, not only parliament, that is कांग्रेस। पूरे सिक्योरिटी पे, राष्ट्रीय सिक्योरिटी एज वेल एज पार्लियामेंट डिबेट होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। और नंबर 4 उनका था कि बीजेपी एमपी सिम्हा जिसने ये सैंक्शन किए थे उनको आप सस्पेंड क्यों नहीं करते? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आगे जाके बोले कि आपने एमपीज को सस्पेंड नहीं किया, आपने लोकतंत्र को सस्पेंड किया। तो हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द पीपल? गणेश जी, ऐसा है कि देखिए, ऐसा है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दर्द कहीं और है और वो निशाना और बात कहीं और कर रहे हैं। देखिए, जो सिन्हा जी ने जो पासेस दिए होंगे तो उसकी इंक्वायरी जरूर होगी। जो युवा थे वो कहाँ से आए थे, वो 1.5 साल से किस तरह से ये बातें कर रहे थे, या उनके जो वर्चुअली जो उनका क्लब था उसमें किस तरह की बातें हो रही थी। अब इसकी जो हम बात कर सकते हैं कि शिकायत होने के बाद पूरी तरह से उसकी तहकीकात हो रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से चल रहा है। अब मुझे जो लगता है कि इस समय प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगना, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये बचकानी हरकत है। देश की संसद में ऐसा कुछ होता है, इसका गांभीर्य नहीं है, ऐसा मैं जरा भी नहीं कह रहा हूं। ये पूरे गंभीरता के विषय है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है, उन्हें किन लोगों ने प्रेरित किया था, वे देश के, अच्छा, ये सारे अपने में से, ये सारे युवा है और हम देख सकते हैं कि उच्च विद्याभूषित युवा है। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग अपनी बात कहने के लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं। मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के तरीके और भी हो सकते हैं ना, और भी हो सकते हैं। हमने तो किसी को नहीं रोका था, लेकिन इस विषय को लेकर देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए ये मैंने कहा कि अभी की स्थिति में कांग्रेस का दुख कुछ और है और कांग्रेस कहीं और बात कर रही है। गणेश शंकर इससे और अधिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता। थोड़ी सी याद दिला दूं आपको, सॉरी माफ कीजिएगा। आदरणीय अरुण जेटली साहब और सम्माननीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो सेकंड टर्म थी यूपीए की, उसके दौरान कभी कभी तो ऐसा होता था कि आधा पूरे सेशन में आधा दिन भी पार्लियामेंट नहीं चलता था। अरुण जेटली साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा स्टॉलिंग पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। दिस इज व्हाट मिस्टर अरुण जेटली सेड, और यही भाषा सुषमा स्वराज जी ने भी कही।
उस वक्त तो किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। और जहां तक रेजिग्नेशन का सवाल है गणेश खानकर जी, एक बार नहीं, ना जाने कितनी मर्तबा, 100 बार, 200 बार, 300 बार हम लोगों ने सुना है, मनमोहन सिंह मस्ट रिजाइन, मनमोहन सिंह मस्ट रिजाइन, मनमोहन सिंह मस्ट रिजाइन। पार्लियामेंट में बोला है, बीजेपी के मेंबर्स ने बोला है सर। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है, वो ये है कि पार्लियामेंट की परंपरा है। परंपरा ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो कोई भी बड़ी घटना होती है, स्पेशली पार्लियामेंट की सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है उसको लेकर के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सबसे पहली स्टेटमेंट, सबसे पहला वक्तव्य जो होता है वो पार्लियामेंट के पटल पर देते हैं। इस बार आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक प्राइवेट चैनल के फंक्शन पे, इंडिया टुडे के फंक्शन पे दिया। इसको लेकर के बहुत लोगों को आपत्ति है कि भाई आप जब उधर जा सकते हैं वहां पर आप बोल सकते हैं इतना सीरियस इशू है, 5 दर्जे की हम सिक्योरिटी बनाने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, तो वही चीज पार्लियामेंट में भी कही जा सकती थी ना गणेश खानकर साहब। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही वो भी सही है, लेकिन बात यह है सर, यदि कांग्रेस की भूमिका संसद में रखना चाहते हैं तो कांग्रेस की भूमिका देश सुनेगा ना। कांग्रेस अपनी बात रख रही है, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से सवाल किए जा रहे और सत्ताधारी पार्टी के नाते वे जवाब नहीं दे रहे कि देश की जनता को देखने दीजिए ना साहब। अब मुझे ये बताइए, आपने जिनके नाम लिए, अरुण जेटली जी हो या सुषमा स्वराज जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, ये सारे लोग उस समय विपक्ष में बैठे थे सर। हर कोई अपनी बात रखता था और देश उन्हें देश में लाइव देखता था सर। संसद में हमने किसी को रोका नहीं अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अरुण जेटली साहब और बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स थे राज्यसभा के और बीजेपी के जो मेंबर्स थे लोकसभा में, वो इसी तरह सदन के पटल पर आ जाते थे और स्पीकर साहब को काम नहीं करने देते थे और उसी तरह चेयरमैन साहब को भी काम नहीं करने देते थे। ये तो हम लोगों ने देखा है, सीधी बात है सर। मैं पार्लियामेंट कवर कर चुका हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ, भाषा में बहुत फर्क आया है, मानता हूं, लेकिन सभी की भाषा में बहुत फर्क आया है आज की तारीख में। अब अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता, उनको खुद को मालूम नहीं पड़ता क्या क्या बोल जाते हैं। इसी तरीके से बाकी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो थोड़े बहुत लेसन ले लें अपने पुराने नेताओं से कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वही चीज बीजेपी को भी अप्लाई होती है। जो रमेश बिदूरी साहब ने भाषा का इस्तेमाल किया, मैंने आज तक कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने नहीं देखा। मुझे याद है प्रमोद महाजन जी का वो भाषण, जो आज भी अगर मैं देखता हूं तो मैं बीच में नहीं रोक सकता हूं अपने आप को। लोकसभा के अंदर जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत की डेमोक्रेसी कैसे चलती है, कि सबसे बड़ी पार्टी ऑपोजिशन में क्यों बैठी है। मतलब ऐसा भाषण कभी सुना नहीं किसी ने, मैं मानता हूं। लेकिन चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। आपसे बात कर रहा हूं गणेश खानकर जी, इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर में सबको बैठना पड़ेगा ना एक साथ, स्पीकर साहब को या चेयरमैन साहब को सबको बुलाना पड़ेगा। अच्छा भाई बैठते हैं, हम सस्पेंशन विड्रॉ करते हैं, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप हाउस को चलने देंगे। क्योंकि याद रखें, दिस इज द लास्ट लोकसभा सर। ये सेशन जो है लोकसभा का, 17 लोकसभा का लास्ट सेशन है बिफोर द वोट ऑन अकाउंट। क्योंकि वो बजट सेशन नहीं होगा इस बार, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। इस बार बजट पेश नहीं किया जाएगा, इस बार इट विल बी वोट ऑन अकाउंट। तो ये विंटर सेशन के जितने दिन बचे हैं, दिस इज रियली इफेक्टिवली द लास्ट डेज ऑफ द लोकसभा। गणेश खानकर साहब। सर, मैंने इसीलिए आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब संसद में बहस चलती है तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका कौन रखेगा? अधीर रंजन चौधरी, अब आपको याद होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के समय जो कांग्रेस के नेता है उनका ही नाम नहीं था जी, उनका ही नाम नहीं था। अब प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम वहां पर डालने के लिए कहा, उनको मौका मिलना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में सर उन्होंने जो उदाहरण दिया साहब, आप मुझे बताइए सर, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जब देश के प्रधानमंत्री आपको ये कह रहे कि आपने संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, तो अधीर रंजन चौधरी जी पूरा हिसाब किताब लेकर आते, अभ्यास कर आते, कुछ आंकड़े संसद के सामने रखते, भाई ये है। आप वो सब छोड़कर आप यानी निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे? मुझे बताइए ना सर।
कांग्रेस पार्टी की भूमिका सर उन्होंने कौन जो रखेगा? अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, उन्होंने जो राष्ट्रपति जी के लिए कहा, राष्ट्रपति महोदया के लिए जो कहा, मतलब वो भी क्या है, वो कहते हैं भाई चलो मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती, तो यू कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में बोलते, बंगला में बोलते, नो प्रॉब्लम किया। यानी राष्ट्रपति जी के बारे में वो एक महिला है जी। आदिवासी समाज से आती है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास से ये हम जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस देश में आदिवासी समाज रहता है, उनमें से भी एक पढ़ी लिखी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, उनके बारे में वो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी राहुल गांधी जी, सर हमने भी विरोध किया है, हमने विरोध किया है, राजीव गांधी जी चोर है ये निदर्शनों में कहना और जाहिर सभा में कहना, सर थोड़ा याद कीजिए उस समय की सभाएं, अटल जी के भाषण हो या हमारे नेताओं के भाषण हो, कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग आपने सुना है साहब? अब राहुल गांधी जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चौकीदार चोर है, यानी ये ठीक है, यानी गणेश जी, आपने भी तो उनको पप्पू पप्पू बुला करके दिमाग खराब कर दिया सर। उनकी माँ को आपने जर्सी गाय बुलाया है, आपने उनको हाइब्रिड बछड़ा बुलाया है। अरे सर ये तो वो दोनों तरफ से चला है ना। अब गणेश शंकर जी अब मेरी बात सुनिए सर। मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा हूं जी, आप मेरी बात को दुरुस्त कीजिए सर। आपने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दीजिए, आप उन्हें कल प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा होती है। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस देश में जनतंत्र में काम करते समय बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी गरिमा को छोड़कर बात करने की कोशिश की। उनका राजनीतिक अधपतन कहां से कहां हुआ, ये आप थोड़ा सा जांच कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि गिरधर गमांग यानी अपनी सुचिता को छोड़कर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वो संसद में वोट देने के लिए आए थे सर, और उनको अलाउ किया गया, और उनको अलाउ किया गया। ये शुचिता का विषय, वो उस समय भी ये बात कही गई कि वो तय करें जी। सांगमा साहब थे स्पीकर, और सांगमा साहब ने, पीए सांगमा साहब ने ये कहा दैट इज अप टू हिम टू डिसाइड। बराबर है, करेक्ट। उस समय हमारे आंकड़ों के गणित नहीं बैठते, ध्यान में आने के बाद हम भी तो कुछ गड़बड़ कर सकते थे, हम तो सत्ता पर थे साहब जी, कर हमने भी सकते थे। स्पीकर की बात की मानी ना सर, हमने कुछ नहीं कहा। एक वोट से हारने के बाद अटल जी उठे और राष्ट्रपति महोदय को गए, इस्तीफा देकर आए, हम नए चुनाव के लिए सामने गए। सर अभी जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे बताइए ना। गणेश जी, राहुल गांधी जी का अभी का कहना, जो एक्यूजेशन है, बोले कि द पार्लियामेंट ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच जो हो गया, उसका मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज मोटिवेटिंग दिस काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री ब्रीच, उनका कहना है। उन्होंने फिर स्टैटिस्टिक्स दिया, बोले कि पिछले 5 साल में 13,000 स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द IIT IIM, जो ओबीसी SC ST के थे। आगे जाके वो कहते हैं कि 15,000, अराउंड 16,000 अनएम्प्लॉयड यूथ हैज कमिटेड सुसाइड बिकॉज मेन चीज था कि उनको नौकरी नहीं मिला। ये 2022 स्टैटिस्टिक्स है, जो सरकार का स्टैटिस्टिक्स है। तो अलग अलग चीज उन्होंने हाईलाइट किया। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि 31 सुसाइड टेक्स प्लेस एवरी डे, किसान सुसाइड इवन नाउ एवरी डे 31। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट इज द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, खानकर साहब, वेयर एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड। किसान प्रोटेक्शन जो डबल इनकम वाले मोदी साहब का प्रॉमिस थे, तो राहुल गांधी जी ये हाईलाइट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फेल्ड टू डिलीवर। दैट इज हिज व्यूज, राहुल गांधी जी का। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू, दैट्स व्हाट ही एलिगेशन, आलोचना कर रहे हैं खानकर साहब। नहीं, उन्हें आलोचना करने दीजिए, वो उनका अधिकार है, हम वो उनका अधिकार निकालना भी नहीं चाहते। आने वाले 10, 15, 20 सालों तक ये उनका अधिकार अबाधित रहे, इसके लिए आप जो भी कहेंगे आंदोलन में करने को तैयार हो। वो ये अधिकार उनके पास रहना ही चाहिए, वो विरोधी पार्टी में रहे, हमारी सरकार की आलोचना वो करते रहे, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ। देखिए नबियार जी, मुझे लगता है कि अब ये बात जोर शोर से चल रही है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था पे थे, हम जल्द ही 5वें पर आ गए, अब 5 से हम 4 से 3 से जाने की हम बात करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में अब बातचीत चल रही है। कुछ जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो दुनिया भर में इसका मूल्यांकन करती है, वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है
अब जीडीपी आपका 6.79 पर आ सकता है, ये बात सारी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया में मंदी होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था गति से आगे बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये दुनिया कह रही है। आज सबसे ज्यादा देश में बिजली की खपत इस वक्त पूरे भारत में चल रही है। अब आप ये कहेंगे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में 2-2 एसी चल रहे, तो ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, एक से आलू डाला वहां से सोना निकला। अब मुझे ये बताइए, जब पूरी दुनिया में मंदी के वातावरण के बावजूद ये हैव द हाईएस्ट फॉरेन करेंसी आपके इस समय आपके तिजोरी में जमा है। सर, दुनिया में रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू है, यहां से वहां पर एम्प्लॉयमेंट जाना बंद हो चुका है। अमेरिका और इंग्लैंड पूरी दुनिया में कभी नहीं वो महंगाई इस समय फेस कर रही है। लोग रास्ते पर उतरे, उनके भविष्य के सिक्योरिटी के लिए वहां पर लोग सरकार को कोस रहे। बाइडेन की लोकप्रियता इस समय सबसे निचले स्तर पर आई हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब मुझे ये बताइए, जब हम दुनिया में तीसरे या चौथी अर्थव्यवस्था पर जाने की कगार पर खड़े हैं, तो सर दुनिया भर से लोग अब भारत में आना फिर से शुरू हो चुका है। अब उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए और सिक्योर कोई जगह होगी तो वो भारत है। अब देखिए सर, दुनिया में आज के समय जब महंगाई के लिए लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है, अब भारत ये अपने महंगाई के निचले स्तर पर आ चुका है। लगभग हम शायद 4.9 के आसपास इस समय अपनी महंगाई को कंट्रोल करके हम चल रहे हैं। अब इससे भी आगे जो सरकार को करना है हम कर रहे हैं। अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही, तो साहब ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। मैं इस बात को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यदि बात कही है तो उसको नकारूंगा नहीं, मल्लिकार्जुन झूठ बोल रहे, मैं ये भी नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। देश में इस समय जो हाईवेज का काम चल रहा है, वो हाईवेज गांव देहात तक कैसे जाए, गांव देहात तक जो कोल्ड स्टोरेज की नई श्रृंखला हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कैसे बढ़ाएं। ट्रांसपोर्ट के लिए हम अलग से फ्रेट कैरियर बना रहे हैं, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई तक के जो फ्रेट कैरियर हम बना रहे, ताकि जो वस्तुओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स में दूसरी जगह पर जा सके। इसकी कार्यवाही सर शुरू है, तेज गति से आज शुरू है। यानी कल मैं विरार में जा रहा था, उस समय मैंने जो नई ट्रैक लाइन का काम देखा, जो फ्रेट कैरियर का अभी काम जो तेज गति से दुनिया भर में सर काम होता होगा, तो भारत उससे कम नहीं है। मुझे लगता है कि हमने इस पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। खानकर साहब, होते प्रदीप जी एक सेकंड, और दूसरी चीज क्या है, गणेश खानकर साहब आपको मुबारकबाद। 24 फरवरी को शायद दिल्ली मुंबई महामार्ग जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 8 के 12 घंटे के अंदर अंदर आप मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई बाय रोड आ सकते हैं। दैट इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स टू। लेकिन जो आपने फॉरेन एक्सचेंज की बात करी, सर भारत का फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त 606.9 बिलियन डॉलर्स है। बिलियन, 606.9 बिलियन डॉलर्स। सर चाइना का 3.12 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत आगे बढ़ना है हमको चाइना के साथ कंपीट करने में। और मुझे ये मालूम है कि जहां तक के संघ का प्रश्न है, संघ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत चाइना के साथ कंपीट करे। 606.9 billion dollars is a great figure, but we still have a long way to go, sir. गणेश खानकर साहब। सर देखिए, ऐसा है कि चाइना ने अपने जिसे हम गतिमान सुधार की जो बात कह सकते हैं ना सर जी, वो 1980 के दशक से पहले शुरू की थी जी। चीन के कानून, चीन में जिस तरह की अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट और वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए जो सख्त कानून है। एक समय था 80 के दशक में चीन ने पूरी दुनिया से कहा कि हम आपको सस्ते में लेबर उपलब्ध करा के देंगे, आपके देश में जो चीज बनती है उससे आधे दाम से कम दाम में हम आपको वही चीज बनाकर आपको वापस लाकर दे देंगे। सर क्या मुझे बताइए ना सर, हम किसी को यहाँ विस्थापित, यानी आपके जमीन के अधिग्रहण के कानून में बदलाव करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भी हमें 70 साल लगे सर। वहां पर चीन जिस रेट में हाइड्रोलिक पावर की एनर्जी सारे के सारे नए इंडस्ट्रीज को दे रही है, क्या हम सर दे पाएंगे?
आज हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम दरों से बिजली, क्योंकि ऐसा है सर, कोई भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री वही चलती है जहां पर लेबर सस्ते में मिले और बिजली सस्ते में मिले। आज हम उस प्रयास में हमने काम करना प्रारंभ किया है, लेकिन कहा 1980 के दशक में और कहा 2022-23 में, कहा 2000 के बाद हमने इसमें प्रयास किया हुआ है सर। चीन ने पूरी दुनिया अपने हाथ में समेटने की कोशिश की। आज आधे दाम में अब ऐसा है कि चीन की जो दिक्कतें हैं, चीन के कारण जो परेशानी अब हो रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन राजीव जी, मैं आपसे यही कहूंगा कि हम यदि उल्टे गिने तो 1991 में हमारी गंगाजड़ी क्या थी, और 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और संसद में उन्होंने जब भाषण दिया कि अटल जी जाते समय जो फॉरेन एक्सचेंज छोड़ के गए, यदि उसकी तुलना करके आज हम 2023-24 में बात करें तो सर हम कहां से कहां पहुंच गए। हमने कभी इसकी भी बात करनी चाहिए। करेक्ट है, करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, जस्ट वन स्मॉल yes, थिंग, आप महाराष्ट्र के बारे में बात करिए सर, जस्ट वन स्मॉल लिटिल थिंग, जस्ट एज एन असाइड, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स। गणेश खानकर साहब क्यों उस पर रुक जाते हैं मुझे मालूम नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ते। शायद इंस्ट्रक्शन होंगे इनको कि आगे ज्यादा मत बोलना। इस बात के लिए सर मैं वही बोलने जा रहा हूँ, सुनिए ना। चीन की बात तो मैंने करी, $3.12 ट्रिलियन का उनके पास अभी फॉरेन एक्सचेंज है, लेकिन आज की तारीख में द चाइनीज इकोनॉमी, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आज तक कभी चाइना में नहीं हुई है। इट हैज गॉन अप टू ऑलमोस्ट 30%। रियल एस्टेट मार्केट इन चाइना हैज कोलैप्स्ड। Most of the major manufacturers are moving out of China and they are coming to Vietnam or they are coming to India. चाइना की जो पूरी इकोनॉमी थी वो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट थी कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, आप लोग खरीदेंगे। अगर यूरोप की इकोनॉमी नीचे आती है, अमेरिका की इकोनॉमी नीचे आती है, तो हु इज गोना बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स। आज की तारीख में चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए जो मार्केट थी दैट हैज फॉलन बाय 43.2%। 43.2%। इंडिया का, सर गणेश खानकर साहब सुनने वाली बात है, हिंदुस्तान की ये समस्या नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग चीन नहीं है, वी आर नॉट चाइना। भारत के पास 140 करोड़ या 142 करोड़ कस्टमर हैं सर। हमारी अपनी इकोनॉमी के, हमारी अपनी मार्केट के ही अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएं तो भारत विल बी ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी शॉर्टली। गणेश खानकर साहब, सर मैं ये आपके चैनल पर बहुत बार कह चुका हूं और ये मैंने कहा भी है कि लोग घर में बैठकर जो 2.5 साल हमारे मुख्यमंत्री मंत्रालय में नहीं गए, वो अदानी, अंबानी और हमारे इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मुझे खुशी होगी यदि हमारे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट कई दुनिया में जाकर कोई कंपनी खरीदते हैं और वहां से यदि भारत सरकार को कोई आमदनी होती है तो सर मैं इसके लिए खुश। और देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हमेशा बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, या अपने देश में बनी चीजें खरीदिए, खादी को कम से कम एक बार साल में खादी के चीजें खरीदिए। सर ये जो कहते हैं ये कहने की बातें नहीं होती, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मैंने जो हमेशा से कहा है कि सर पूरी दुनिया चीन की मंशा समझ चुकी है, लोग चीन से बाहर निकल रहे। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले 4-5 सालों के भीतर पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल जो मूवमेंट चाइना से हट रही है उससे कम 30 से 40% इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भारत में होगा। और पूरी भारत अब ये आगे चलकर दुनिया को बहुत कुछ देने जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है सर, थोड़ा समय तो लगेगा। खानकर साहब, तो मगर यहाँ पर मुंबई में 2 दिन, हाल ही में 2 दिन पहले इंडिया अलायंस का विराट मोर्चा उद्धव ठाकरे जी के हिसाब से बहुत विशाल मोर्चा निकले और उस मोर्चे में पूरे धारावी रेसिडेंट्स को, जैसे राहुल गांधी जी कहना है कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, बोले कि मित्रकाल का और एक उत्तम उदाहरण यह है कि धारावी प्रोजेक्ट आपने अडानी जी को दिए और टीडीआर के पूरे हर चीज नॉर्म्स को आपने वायलेट कर दिया। आप जो गरीब का कट ऑफ डेट है वो कट ऑफ डेट के बारे में आप सोचा नहीं है, गरीब को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, फुली रेलवे लैंड में करेंगे। फिर तो उद्धव ठाकरे जी और वर्षा गायकवाड़ और जितने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के आलोचना की है, सरकार की आलोचना की है कि ये मित्रकाल ओनली बेनिफिटेड अडानी जी। हाउ डू यू गो दिस, गणेश जी, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? देखिए ऐसा है नंबियार जी, पूरे 2.5 साल आज उद्धव ठाकरे जी घर में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे।
अब उस समय तो उन्होंने धारावी की बात नहीं की। अब हमने आने के बाद हमने मेट्रो शुरू की, हमने जो सीलिंग का काम है उसको प्रारंभ किया, वर्ली सीलिंग जो कोस्टल रोड है हमने उसका काम शुरू किया, मेट्रो के रुके हुए प्रोजेक्ट हमने शुरू किए। अब आपके बीकेसी से सीधा कनेक्ट करके हम फ्री वे पे जा रहे, फ्री वे से शिवड़ी जाएंगे, शिवड़ी से सीधा अलीबाग जाएंगे। सर हमने इतने काम शुरू किए और मुझे अच्छा सबसे बेस्ट मैं आपको समृद्धि महामार्ग का उदाहरण दूंगा। इस समय जब मैं नागपुर गया था, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी ये समृद्धि महामार्ग से आए थे और इतनी खुशी जता रहे थे की काय रस्ता बनवलाय, एकदा जायला पाहिजे तुम्ही समृद्धि महामार्गाने। सर ये समृद्धि महामार्ग को सबसे पहला विरोध किसने किया आपको याद है? उद्धव ठाकरे जी ने किया था। जी। मैं कॉर्पोरेशन में था साहब, हर दिन बिना मेट्रो को विरोध किए बगैर शिवसेना का दिन नहीं जाता था। ऐसा है कि केवल मैं राजनीति में हूं और विरोध करना मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की और मुंबई की राजनीति में एक शब्द है जो परसों से हम सुनते जा रहे हैं, जर मुंबईत तुम्हाला काय करायचं असेल तर आम्हाला विश्वासात घ्या। यानी आम्हाला विश्वासात घ्या इसका सीधा सीधा मतलब है आम्हाला येऊन भेटा, आमचं समाधान करा आणि मग काम चालू करा। सर वो दिन अब खत्म हो गए, वो दिन खत्म हो गए। हम विकास करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब हम मुंबई के डीपी को फाइनल कर रहे थे 2034 को, तो क्या ये सारी मुंबई के स्लम्स के बारे में, अब उन्होंने जो रेलवे की बात कही, वो जिन झोपड़पट्टियों का उल्लेख और जिन झोपड़पट्टियों को डालने की बात कर रहे हैं, तो क्या एक बार शिवसेना के नेता ये कहेंगे कि बांद्रा के स्टेशन को आकर जो टच हुई है झोपड़पट्टी, क्या वह भी उनके लिए उतनी ही कारगर है? जो एसआरए का ऑफिस है उसके बगल में जहां पर अभी मैनग्रोव है या जो जगह खाली पड़ी है, क्या वहां जो झोपड़े बनते जा रहे क्या उसके लिए भी उनकी सहमति है? या जो मीठी नदी के बगल में जो गोडाउन्स बसे हुए हैं, जो उस समय पीछे हटाने के बाद भी आज 50-50 फुट आगे निकल कर आए हैं, क्या धारावी के उन झोपड़ों को वह घर देने की बात कर रहे हैं? या जब धारावी से निकलते हैं तो 4-4, 5-5 मंजिला जो इमारतें हैं, जो कई यानी मैं तो कम से कम 20-25 साल हुआ मैं धारावी से आ रहा हूं, मैं उम्र के 16-17 साल से मैं मुंबई क्रॉस कर रहा हूं। उस समय तो जो बीच का नाला था जो टी जंक्शन पर आकर मिलता है सर, उसके 60-70 फुट तक तो कुछ नहीं था, वहां से ट्रक्स आते जाते थे। यानी हम किस बात की बात कर रहे हैं? अब हम धारावी को बदलना चाहते हैं, धारावी का विकास करना चाहते हैं, बीडीडी चाल का विकास। मैं आपको अभी एक बार और उदाहरण देता हूं, जिस बीडीडी चाल के लिए आदित्य ठाकरे जी अब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे, सर थोड़ा याद कीजिए सबसे पहला विरोध किसने किया बीडीडी चाल के विकास के टेंडर के लिए? सर शिवसेना ने किया था। क्या वजह थी मुझे बताइए? क्या वहां पे मराठी मानुस नहीं है? विरोध करने की वजह क्या थी? आज ये कह रहे कि ये विकास धारावी का हम करने वाले हैं, जब आपकी सरकार आएगी तब आप कुछ करेंगे नहीं, जब दूसरा कुछ करने की कोशिश करेगा आप उसके लिए तैयार नहीं है। बीकेसी के बाद में सर आज बीकेसी हमें कम पड़ रही है, हमें विकास बीकेसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ प्लान बनाया हुआ है, मुंबई के एम्प्लॉयमेंट हब को हम और विस्तार करना चाहते हैं। शिवसेना को दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है शिवसेना को? एक बार बता तो दे। यह जो है सर, हम लोग इतने साल राजनीति में रहे, हमें इसकी आदत है। आम्हाला विश्वासात घ्या ये जब वर्ड आता है ना सर, तो हमें पता है। कोकण में भी मैं आपको बता रहा हूं, जो अरामको का बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है सर, 3-3.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। यही रिफाइनरी जामनगर में लगी है सर। क्या जामनगर में और गुजरात में सारा जीवन उद्ध्वस्त हो गया? साहब जामनगर एक शहर कहां से कहां पहुंच गया साहब। रिलायंस इंडस्ट्री आज कहां से कहां पहुंच गई, कितने हजार कर्मचारी वहां पर काम कर रहे। ये वह जमीन है कोकण की जहां पर पत्थर है साहब, वहां पर पत्थर है और समुद्र के किनारे ही रिफाइनरी लगाई जाती है, वो रेत के किनारे पर नहीं लगाई जाती। पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को चेंज करने का जो ताकत है ना साहब, उस रिफाइनरी में है। ये उसको भी विरोध कर रहे हैं। यानी आप करना क्या, एक बार शिवसेना बता देना। महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, मराठी मानुस को वो काम देना चाहते, तो कहां से देना चाहते, एक बार बता तो दे। पूरी मुंबई खाली हो गई साहब, पूरी मुंबई, गिरगांव खाली हो गया, दादर खाली हो रहा है। लोग डोंबिवली, कल्याण, वसई, पालघर, पनवेल तक जाकर बस गए। क्या हम मुंबई को मुंबई रहने नहीं देंगे? अपने पास प्लान क्या है, एक बार वो शिवसेना बता तो दे हमें। आपको तो मालूम है क्या प्लान है सर? बखूबी करते रहे सर, ये भी बताना पड़ेगा क्या?
ये भी बताना पड़ेगा आपको, वो भी आपको। शिवसेना की प्लान क्या है सर, वो तो आपको भी पता है। सारे रास्ते जाते हैं एक तरफ, बंगले की तरफ जाते हैं, उसमें क्या है, अच्छा ही है। आपके पार्टनर है सर, वो 25 साल पुराने पार्टनर हैं। मैं तो कहता हूं बीजेपी की गर्लफ्रेंड है शिवसेना, सबसे पुरानी। सर ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने हाथ में लेने के बाद उन्हें जिस तरह से राजनीति करनी थी, सबसे पहले 1997 में उद्धव ठाकरे जी ने टिकट बांटे, लेकिन बाला साहब की राजनीति 2004 तक चली। बाला साहब जो कहते थे हमारे नेता मानते थे, क्योंकि बाला साहब ये एक रिस्पेक्टेड व्यक्तिमत्व था। मतभेद उस समय भी थे, लेकिन एक बार बाला साहब ने कह दिया तो कह दिया, उस पर बहस नहीं होती थी। हम यहाँ से लड़ेंगे सर, होती तो थी। बात हम लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बहस होती थी ना, मतभेद उस समय भी थे, लेकिन बाला साहब एक रिस्पेक्टेड व्यक्तिमत्व थे, उनके आगे सारी चीजें खत्म हो जाती थी। मुझे आज तक याद है नितिन गडकरी जी खड़े हो गए थे एक बार, उन्होंने कहा था नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में नहीं होने दूंगा। अभी तक याद है मुझे, ऐसी बात नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर कोई अपनी पार्टी के लिए लॉयल है ना सर, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं आपको बाला साहब की रिस्पेक्ट बता रहा हूँ सर। बाला साहब की बात के आगे हम नहीं जाते थे। But there I agree with you, Pradeep ji. There I agree totally with Ganesh Kankar sahab. At the moment, what has happened is that there is, I keep asking. By the way, जितने भी opposition के जितने भी spokesperson हमारे पास आते हैं, leaders आते हैं, सबसे मैं सिर्फ यही पूछता हूँ कि जी मोदी जी का मॉडल क्या है, सबको मालूम है। बीजेपी मोदी जी का मॉडल क्या है, सबको दिख रहा है। आपका ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? हाउ आर यू डिफरेंट? आप भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, भारत के राष्ट्रीयता के लिए आपका मॉडल क्या है? वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, ना ही समझ में आया, ना ही किसी ने समझाया। आपको समझाया कभी गणेश कानकर साहब? ऑपोजिशन का ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? तभी चलता है जब कुछ सोच होता है। ये कुछ परिवारों की पार्टियां है साहब, ये कुछ परिवारों की पार्टियां हैं। कैसे चलती है सर आपको भी पता है, किस तरह से लोग मंत्री बनते हैं वो भी आपको पता है, किस तरह से मनोहर जोशी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, या सुरेश प्रभु जी को ऊर्जा मंत्री रहते क्यों इस्तीफा देना पड़ा, ये चीजें आपको भी पता है। सर इस पर चर्चा करके हम क्या करेंगे? यदि आप मुझसे भारतीय जनता पार्टी के मॉडल के बारे में पूछेंगे तो अंत्योदय क्या है, एकात्म मानववाद क्या है, 2024 में सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो 350 हमारे पास केवल सत्ता प्राप्त करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है सर जी, ये जरा भी नहीं है। आज हम गरीब व्यक्ति के घर में 5 किलो चावल या 10 किलो गेहूं जो देना चाहते हैं ना सर, वो हम पे जिसको बोलना है बात करे। अंतिम व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसको घर मिलना चाहिए, हम घर देने का प्रयास कर रहे हैं। 2-2 किलोमीटर तक की महिलाएं जाती थी, उनके घर पर पानी आए, इसकी व्यवस्था हम करके दे रहे। सर देश भर में अभी कितने घरों तक बिजली पहुंची है, इसका एक रिकॉर्ड बना लीजिए। सर आज भी विकसित भारत की यात्रा चल रही है, मैं जिलाध्यक्ष हूं, लोग कतार से खड़े हैं और सर गैस के नए कनेक्शन के लिए महिलाएं खुशी खुशी से सर कनेक्शन ले रही है। और आप कभी आइए विकसित भारत यात्रा में, क्या महिलाओं के चेहरे पर खुशी है सर, एक बार देख लीजिए। मेरे गांव में मैंने देखा ना सर, एक भी घर बिना शौचालय के नहीं है सर, हर घर में शौचालय है। यही 10 साल पहले जाते थे सर, तो मैं खुद भी उसका अनुभव करता था। हालांकि मेरा गांव बड़ा है, अब मेरे घर में समृद्धता है, लेकिन बाकी घरों के क्या हाल थे मैंने देखे है ना सर। आज आप हर घर में जाइए सर, हर घर के बाहर शौचालय है, बाहर नल है सर। 24 घंटे बिजली आज हमारे गांव में, 24 घंटे, बीच में कहीं जाती होगी 5-10 मिनट, वो ठीक है, लेकिन 8-10 घंटे से बिजली नहीं थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है सर। खुले में शौच बंद हो गया, खुले में शौच। कानकर साहब, लोग हमसे जो बात करना है कहेंगे, और मैं आपको आगे भी बता रहा हूं, जितनी टीका टिप्पणी राहुल गांधी को करनी है वो कर दे। अदानी आए, अंबानी आए और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आए, आने दीजिए। रक्षा के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई दुनिया के कोई देश, चीन हो या और कोई हो, हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे, इस तरह की ताकत हम बनाएंगे। चाहो हमारे बारे में जो बात करनी है कीजिए, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारा वचन है, हम उसको निभाते रहेंगे। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो लोकसभा 2024 350 प्लस।
सर इसका जवाब मैं आपको 22 जनवरी को दूंगा सर। Right. और मैंने आपसे राम मैंने मंदिर आपसे प्राण कहा प्रतिष्ठा है, के दिन मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है और आपने मुझे ज्योतिषाचार्य कहा, मेरे दोस्तों से भी आपने जिक्र किया, उन्होंने मुझे फोन किया था, भाई गणेश तू ज्योतिषाचार्य झाला की का है। जी। सर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, विश्लेषक हूँ और हवा में बात करना मेरा स्वभाव नहीं है। जब तक मुझे उसकी कॉन्क्रीट जानकारी नहीं होती मैं अपनी बात नहीं कहता। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और जिम्मेदार प्रवक्ता हूँ, इसका मुझे ध्यान है। मैं 22 जनवरी को आपको कहूंगा सर हम कितने सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 22 जनवरी को आप अयोध्या में मिलेंगे कि आप मुंबई में मिलेंगे? क्योंकि हम तो अयोध्या में होंगे सर। नहीं सर, ऐसा है कि मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूँ, एक बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ सर। मैं तो भक्तों के साथ दूंगा, मैं तो बाहर हूँगा भक्तों के साथ। मुझे अंदर जाना कुछ, मुझे वीवीआईपी पास लेना कुछ मतलब कुछ शौक नहीं है सर। वील बी आउटसाइड विद द पीपल। मैं यहीं पर रहूंगा सर जी चलिए। मैं यह पर रहूंगा और मैं उस घटना को याद करता हूँ 5 दिसंबर 1992 को जब मैंने मेरा पहला पब्लिक भाषण दिया था सर बोरोली रेलवे स्टेशन पर। और मुझे आज भी याद है, मैं 18-19 साल का था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो गिन चुनकर 100-200 लोग खड़े थे और मेरा अंतिम भाषण जब मैंने समाप्त किया तो 1000 की भीड़ उस रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और मुझे सुन रही थी। और मुझे वो भी दिन याद है जब हम पागल होकर नाचे थे 6 दिसंबर को, और इस 22 जनवरी को भी पागल होकर नाचूंगा सर। क्या बात है सर। जय सिया राम। पूरा हुआ सर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। ये जीवन का अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है राजीव जी। हमने कल्पना नहीं की थी कि यह हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मोदी जी के कारण हमें देखने को मिल रहा है और इसे मैं अनुभूति करूंगा, अनुभूति करूंगा एक क्षण की। इसमें दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त। आई एग्री विद यू। आई नेवर एक्सपेक्टेड, वेरी फ्रैंकली, व्हेन वी मेड द फर्स्ट फिल्म प्राण जाहू पर वचन न जाहू on what happened at Ayodhya, I made that film by the way. विश्व हिंदू परिषद की जो पहली ऑफिशियल फिल्म आई थी ना अयोध्या पर, उसमें आप देखेंगे, अभी भी आप देख लीजिए, VHS कैसेट निकाल करके देख लीजिए, उसमें गलती से राजीव के बजाज का नाम है जी। तो और मुझे भी जैन स्टूडियोज ने बनाई थी। डॉक्टर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं डॉक्टर साहब के साथ ही काम करता था। I was the editor of Surya, I was the director of production Zen Studios, and we never expected that Ram Mandir would be made in our lifetime, very frankly. This is a miracle. Right? अब इस पे अगर शुरू हो जाएंगे तो सर अगले 2 घंटे यही बताने पड़ेंगे हमको। तो अखंड ब्रह्मांड इस वक्त के लिए इंतजार कर रहे हैं। Right, all the very best to you, sir. मैं सिर्फ जाते जाते आपको इतना ही कहूंगा, मैंने 22 जनवरी आपको इसलिए कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर रामलला बैठने के बाद मैंने जो आपसे आपके चैनल पर एक दिन कहा था, सर हम सपना लेकर जी रहे, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो भारत हम देख रहे हैं ना वो हमारा भारत नहीं था, वो कोई और था। ये हम 22 जनवरी के बाद बात करेंगे सर। Right, wonderful sir, thank you very much. Jai Siya Ram again. Fantastic. And Jai Bhavani, Jai Shivaji sir, thank you. जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well, that went for a slightly longer time than expected.